हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो जो हमने फिजिक्स पे बनाई थी, आपने उसको बहुत प्यार दिया एंड मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला कि एक और छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। आज के इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन को पढ़ने वाले हैं और ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है सर्कुलर मोशन के वो क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बेसिकली आप मैथ्स में एक पढ़ते हैं ना, टर्म थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर पढ़ते हैं, उसके साथ मिलता जुलता है। देखिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पे पोर्शन हमारा चल रहा है ना, ये वाला मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और जो इसने ये सेंटर पे ये सर्कुलर पाथ पे अगर चला तो जहाँ पे जो सेंटर पे एंगल ट्रैवल किया इसने, वो बेसिकली हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसको हम डिग्री में या फिर रेडियन में डिनोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली रेडियन जो है वो हमारा ऐसा यूनिट है, तो हमें रेडियन ही यूज़ करना चाहिए। हमें पता ही है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। वो सब चीज़ें आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं। जो ये होता है ना, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या, ये अलोंग द एक्सिस रहेगा, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर रह सकता है। वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, मतलब फिंगर्स को कर्ल करने का, और जिस तरफ आपके अंगूठे की थंब की डायरेक्शन होती है तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आती है। मतलब अगर यहाँ पे एक चक्कर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस। एक्सिस समझते हैं ना, जैसे एक ये एक्सिस है, इसके आसपास ऐसे आप घूमेंगे है ना, तो सर्कुलर डिस्क की जैसे एक्सिस होती है तो एक्सियल वेक्टर रहता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन रहता है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0 आप इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, वही थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। जो हम एल करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो वाला एल जो है वो यहाँ पे एस है, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, या फिर एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। इसके जो यूनिट्स होते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट के, वो सेम होते हैं जो रेडियस के यूनिट होगा। रेडियस मीटर में ले रहे हो तो ये भी मीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में ले रहे हो तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। फिर एक टर्म आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जैसे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, जैसे हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो वो आपकी एक वेलोसिटी आपको दे देता है, लीनियर वेलोसिटी भी उसको बोल देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कि वो थीटा कितनी जल्दी टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, मतलब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, बेसिकली चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। ये आपको एक तरह से ओमेगा एवरेज दे देगा ना, एंगुलर वेलोसिटी एवरेज आपको मिल जाएगी। अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो डी थीटा बाई डी टी से निकाल सकते हैं। ओमेगा भी एक एक्सियल वेक्टर होता है, मतलब अलोंग द एक्सिस ही रहेगा, और इसकी डायरेक्शन सेम ही होती है जो थीटा की होती है। मतलब ये भी आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अगर थीटा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है तो ओमेगा भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। ठीक है, इसके जो यूनिट होते हैं वो रेडियन पर सेकंड रहते हैं। तो m0 l0 t-1 आपका इसका डायमेंशनल क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, जो भी आप उसको बोलते हैं। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए एंगुलर वेलोसिटी के। फिर जैसे हमने को थीटा दे दिया ना, थीटा क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बोला ओमेगा बताइए टी इक्वल टू 5 है ना, ये इंस्टेंटेनियस पूछ लिया कि जब टी 5 है तो ओमेगा बताइए। तो कुछ नहीं करने का, डी थीटा बाई डी टी लेने का। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होती थी ना, वही तो हमने लगाई है। तो 2t आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 सेकंड बोला तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए, 12 रेडियन पर सेकंड आ गया। और अगर पूछ रहा है कि ओमेगा इन 5 सेकंड, मतलब या फिर बोलता है ओमेगा 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में कितना चेंज आया, तो बेसिकली जो थीटा आपको 5 सेकंड में मिलेगा माइनस थीटा जो आपको 0 पे मिलेगा, बेसिकली द चेंज इन थीटा, दैट इज डेल्टा थीटा, दैट इज द डेल्टा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो हमारे पास डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन हमारा 5 है तो उससे डिवाइड कर दिया। थीटा 5 तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे 5 डाल दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 0 डाल दीजिए तो 3 ही आएगा, सॉल्व करके 7 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेशन की चिंता आपको करनी नहीं चाहिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, आपको मैं कैलकुलेशन की क्या ही चिंता है। ओमेगा आपके पास है 3t² प्लस 2t। ठीक है, ये आपको दिया ओमेगा। इस बार थीटा पूछ रहा है, ओमेगा दे दिया, थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा, थीटा दिया था, ओमेगा पूछ रहा था, डिफरेंशिएट किया, अब उल्टा हो गया।
ओमेगा दिया, थीटा पूछा तो इंटीग्रेट कर देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। ओमेगा में पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी है, क्रॉस कर दो इसको, तो डी थीटा क्या आ गया, ओमेगा डी टी आ गया। ठीक है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, जिन्होंने पढ़ रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको पता है क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है भाई मैथ्स की, और क्या है, इसको इंटीग्रेट करना बच्चा बच्चा जानता है। जीरो से थीटा कर देंगे, और सिंस आपको 3 सेकंड में पूछा तो यहाँ पे 0 से 3 कर देंगे। अगर 5 सेकंड में पूछता तो 0 से 5 इंटीग्रेट कर दे। अगर वो पूछता कि 3 सेकंड से लेकर 7 सेकंड के बीच में कितना चेंज आया, तो 3 से 7 इंटीग्रेट कर देंगे। तुम जितना बोलोगे हम तो वहां से वहां इंटीग्रेट कर देंगे, हमें डर नहीं है इसका, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है। 3t² का आ जाएगा t³ 3, 2t का आ जाएगा t²2। डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, पढ़ा ना 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो तो समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो 0 से 3 हमने डालना है, 3 डाल दिया यहाँ पे, अपर लिमिट आपकी और लोअर लिमिट आपकी 0 है ही, तो आपके पास 36 रेडियंस का बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाएगा 0 से 3 सेकंड के बीच में। फिर आया था लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ना। देखो जब आप सर्कुलर पाथ पे चलते हैं ना, तो वेलोसिटी जो होती है वो यहाँ पे, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है जो कि रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। दिस एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है जब आप सर्कुलर पाथ में रहते हैं। ये चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करिएगा। थीटा हमें पता है कि एस अपॉन आर है, ये हमने पीछे देख लिया, एस इज इक्वल टू आर थीटा आप बोल सकते हैं। तो यहीं पे इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लिख देते हैं। बेसिकली वी इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखेंगे तो बेहतर है, आगे चल के एक और रिलेशन आएगा, जैसा मर्जी लिख लीजिए आर ओमेगा या ओमेगा आर। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ना केवल सर्कल में ही लगाइएगा। सर्कल में क्यों लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आर और वी पहले से परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअल में जो रिलेशन है ना वो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर नहीं है, मतलब यहाँ से इसको नीचे लेके ना वो नहीं है। एक्चुअल में जो रिलेशन है वो है वी परपेंडिकुलर बाय आर। मतलब जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वो रेडियस वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर कितनी वेलोसिटी का कंपोनेंट बन रहा है, वो वाली वेलोसिटी हम यहाँ पे रखते हैं, दैट कंपोनेंट वी कीप हियर। तो वी परपेंडिकुलर बाय आर, ये इसको इस फॉर्म में ही याद करिए, बट सर्कुलर मोशन में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर आपका एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, और यहाँ पे आपका पार्ट जो है आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रेडियस के साथ। वेलोसिटी और रेडियस का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो वी परपेंडिकुलर वो पूरा पूरा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो वही डाल देंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस किया तो 5 रेडियन पर सेकंड आपके पास ओमेगा आ गई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी हमने कैलकुलेट किया, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। यही अगर आपका पार्टिकल कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, अभी भी उसकी वेलोसिटी ऐसी है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था ऐसे। अब इस पॉइंट पे आपसे पूछता है कि जब पार्टिकल सी पोजीशन पे पहुंच गया है, थोड़ा आगे चला गया है, 53 डिग्री का एंगल वो बना रहा है, उस समय आपके बी के विद रिस्पेक्ट टू उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अब आप ना 15 नहीं ले सकते, आपको ना 15 का एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि इस रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये एंगल 53 है तो ये 37 होगा, ये 37 है तो ये 37 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 9/10 में बहुत बार आपने किए हैं। तो ये आ गया 37, तो ये आ गया आपके पास 53। तो बेसिकली 15 का आपका इधर को कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में 53 के साथ, तो दैट विल बी 15 cos 53। तो 15 cos 53 cos 53 का ट्रायंगल आपको पता ही है 3/5, हम यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। तो 9 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गया, इसका कंपोनेंट आ गया, वी परपेंडिकुलर आ गया, है ना। वी परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ओमेगा निकालना बहुत आसान है, इस वी परपेंडिकुलर को रेडियस ये कैसे निकालेंगे, अरे यार ये 3 है ये 53 है, तो वही ट्रायंगल फिर से बन गया ना 53 वाला, तो हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगी, तो वहां से हमने ये डिस्टेंस भी निकाल लिया। तो 9/5 दैट इज 1.8 रेडियन पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपका ओमेगा निकलेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर लेते हैं, वैसे ज्यादातर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां पे आप v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हैं, वहां से ओमेगा v बाय आर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होती है सर्कल में। आपका जो ओमेगा है ना वो लीनियर वेलोसिटी सेम भी हो तब भी आपका ओमेगा चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यार डायरेक्शन जो होती है ना वो बदलती रहती है, डायरेक्शन बदलती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ओमेगा है वो चेंज होगा। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी तो ओमेगा हैज़ टू चेंज, है ना। ओमेगा का क्या है, वो मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद डायरेक्शन भी है। सर्कुलर मोशन पे अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन तुरंत बदलती रहेगी। यहाँ पे आप देखिए आपकी वेलोसिटी सेम थी, ठीक है, वेलोसिटी तो सेम थी, बट आपका ओमेगा चेंज कर गया ना, पहले ओमेगा कुछ और था अब ओमेगा कुछ और हो गया, तो दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। कभी भी ऐसे कर्व्ड पाथ पे चलेगा। तो फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पी, यहाँ से ना आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है 30 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड से, कह रहा जस्ट जब वो हिट करने वाला हो ना उस समय ओमेगा कितना होगा, उस समय आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू पी करना है।
अब यार बड़ी बात यह है कि आपने अगर पीछे पढ़ा है काइनेमेटिक्स तो आपको पता है कि जितनी वेलोसिटी से आप यहाँ पे इसको फेंकोगे वही मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, सेम एंगल के साथ, है ना। ये बेसिक पुरानी नॉलेज है, आई होप आपके पास है, नहीं है तो आपको अभी पता चल गई। तो ये तो हो जाएगा 30 डिग्री के साथ वही 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पी पॉइंट ये है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं आया, तो इसको इस तरफ कंपोनेंट इसका ये वाला, ये कंपोनेंट जो है वो पी के विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री है, तो इसका ये कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली 20 sin 30 होगा ना, नहीं तो 20 cos 60 भी बोल सकते हैं, सेम ही वैल्यू दे देगा आपको। इट इज गोइंग टू गिव यू सेम वैल्यू। तो ये 10 बन गया डिवाइडेड बाय आपका ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो यार आपको पता ही है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आप जानते हैं ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। यू स्क्वायर आपकी इनिशियल जो स्पीड है जिसपे आप फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, तो वो 20 का स्क्वायर आ गया, साइन 2 थीटा मतलब डबल द एंगल, तो 30 का डबल हो गया 60 ओवर 10 आ गया। 2 sin थीटा cos थीटा करना तो वो भी कर सकता है, बट मैथ के स्टूडेंट है, साइन 60 की वैल्यू तो आपको आती है, डाल दीजिए 20√3 आ गया, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा ऑफ क्यू, क्यू पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना वेलोसिटी का। सर्कल पे टेंशन नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा वहां पे तो परपेंडिकुलर होता ही है। अगला कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी इन रिलेटिव मोशन। कई बार क्या होता है, यहाँ पे तो क्या था ना, ये वाला पॉइंट फिक्स था, पी पॉइंट फिक्स था, है ना, यहाँ पे ये बी पॉइंट फिक्स था, कई बार दोनों पॉइंट ही मूव कर रहे होते हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग पॉइंट, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन बोथ द पॉइंट्स आर मूविंग। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्यू पॉइंट है, ये 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 डिग्री का एंगल बना के, या वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के मान लीजिए चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको ओमेगा चाहिए क्यू पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आपको क्यू का इधर का कंपोनेंट चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, ये वाला कंपोनेंट चाहिए। यू नीड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज द परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल वेक्टर, है ना, पी और क्यू को ज्वाइन करती लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ये 20 है, ये 30 है, तो 20 sin 30 होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये तो चलो हो गया। अब यार एक्चुअल में ये भी मूव कर रहा है, अब ये वाला कंपोनेंट भी इस पॉइंट को एक तरह से ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप v परपेंडिकुलर बाय r लिखते हैं ना, तो वो भी परपेंडिकुलर में वो रिलेटिव वेलोसिटी डाल देना, सारा काम आपका आसान हो जाएगा। बस कौन सी वेलोसिटी डाल देना, रिलेटिव वाली डाल देना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ये 20 पे चल रहा है, ये 10 पे चल रहा है, तो इफेक्टिवली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, 10 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो 10 मीटर पर सेकंड को यहाँ पे डालने का, और ये आपके पास वैल्यू आपको आती निकलती दिखाई देगी। हमें तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि वो एक्सेल वेक्टर होता है, तो यू कैन डेफिनेटली मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये पॉइंट उससे आगे भागेगा ना, इस वाले पॉइंट से ना थोड़ा आगे होगा ये वाला पॉइंट, तो ये आगे आगे भागेगा, ये इफेक्टिवली इसके विद रिस्पेक्ट टू देखो तो पीछे रह रहा होगा ना, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू देखो तो आगे भागेगा। अब मैं रिलेटिव मोशन में तो नहीं जा रहा अभी फिलहाल, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। हम तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक वेक्टर रिलेशन होता है वी वेक्टर, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के बीच में। तो वी वेक्टर जो होता है ना, वो आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे सर, हम कैसे मान ले, देखो ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, आर वेक्टर ऐसे है, तो वी वेक्टर क्या है, उनके परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है, टेंजेंशियल फॉर्म में आ रहा है। तो ओमेगा जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, आर वेक्टर इधर है, तो ध्यान से देखो तो वी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर्स में आपको सिखाते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, तो ओमेगा क्रॉस आर जो है वो आपको वी वेक्टर दे देता है। इसीलिए मैंने पीछे कहा था कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर याद कर ले तो बेहतर है, फिर आपका ये वाला वेक्टर रिलेशन भी उसी से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो अलग से याद कर लीजिएगा। फिर एक टर्म आए थे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक एक सेकंड में आपने कितने चक्कर काट दिए, ऐसे कितनी रेवोल्यूशन आपके पार्टिकल ने एक सेकंड में ले ली, उसको फ्रीक्वेंसी को एफ या एन से आप डिनोट कर सकते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में आप देखो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो 2 पाई का हो जाए ना, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लेता है ना पार्टिकल। तो अगर आपको ये बोला है कि किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी एन है ना, तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में एन रेवोल्यूशन ले रहा है। कोई बोला कि मेरी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 10 चक्कर काट लेगा। ठीक है, एक चक्कर, एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा, 10 चक्कर। तो एक सेकंड में एन रेवोल्यूशन है, इसका मतलब उसने 2 पाई तो एक चक्कर में कवर किया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ओवरऑल एन चक्कर में 2 पाई एन कर लिया होगा ना, यूनिटरी मेथड है। तो थीटा जो आ गया वो 2 पाई एन आ गया, टाइम कितना हुआ, एक ही सेकंड हुआ, तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या फिर 2 पाई एफ। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हैं ओमेगा के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फिर अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है ना, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं 10 सेकंड में 10 रेवोल्यूशन कर लेता हूँ,
तो 10 रेवोल्यूशन के लिए मेरे को 10 सेकंड लगते हैं, तो एक रेवोल्यूशन में फिर उसको 1 सेकंड लग रहा हो, तो टाइम पीरियड बेसिकली आप देखिए वही जो हमने पीछे पढ़ा उसका रिवर्स है। तो अगर एफ फ्रीक्वेंसी है किसी की, तो इसका मतलब वो एफ रेवोल्यूशन ले रहा है 1 सेकंड में, तो एक रेवोल्यूशन को उसको कितना टाइम लगेगा, 1/f ही लगेगा, है ना। तो एक रेवोल्यूशन में 1/f, तो यही आपका टाइम पीरियड कराता है। तो t इज इक्वल टू 1/f। अब हमें पता है कि ओमेगा 2πf होता है, तो ओमेगा 2π/t भी होता है, ठीक है। वो तो मैथ्स के रिलेशन है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आगे चल के आपको काम आएंगे। फिर हम चलते हैं एक्सेलरेशन पे। देखो हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, तो आइडियली हमें पढ़ना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे थोड़ा देर रुक के, ठीक है। पहले थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो अगर एक पार्टिकल है, मान लो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन देखो अगर वो सर्कल पे मूव कर रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज ही हो रही है, मतलब वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना। मैग्नीट्यूड भले भी सेम है, तब भी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर देखो डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी चेंज है तो फिर एक्सेलरेशन तो आएगा ही ना। एक्सेलरेशन क्या है, वो वेलोसिटी का चेंज ही तो बताता है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, ये किसकी वजह से आता है, ये इसकी वजह से आता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन डायरेक्शन वाले पार्ट की वजह से ना, डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन बन रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और ये टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की खुद की डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि कभी ये ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी इधर से है, कभी इधर से है, कभी इधर से है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की खुद की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो टुवर्ड्स द सेंटर है और अलोंग द रेडियस रहेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v² से निकाला आता है। v इज द उस समय जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वहां से, ठीक है। तो v² से उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वेलोसिटी चेंज होने से एक और एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। बट अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वही वाला वैल्यू सब जगह डल जाएगा सर्कल के हर पॉइंट पे, लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है तो जो भी उस इंस्टेंस पे आपका v का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आपको आउटपुट दे देगा। v हमें पता ही है कि सर्कुलर मोशन में r ओमेगा हम रख सकते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ से r ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके दो रिलेशन आ जाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, कि v²/r एंड एंड r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा भी हो सकता है ना कि सर्कुलर पाथ पे जब पार्टिकल चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी खुद की चेंज हो रही हो, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो चेंज होता है, डायरेक्शन तो चेंज होना है। जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने टेक केयर कर लिया। अब चेंज इन मैग्नीट्यूड का पार्ट कौन टेक केयर करता है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो राइज होता है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है सर्कल पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे नॉट बी प्रेजेंट, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी देयर ऑन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि डायरेक्शन तो पक्का ही है कि चेंज हो गया होगा, भले कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा हो, ठीक है। तो जो इसकी डायरेक्शन होती है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो टेंजेंशियली होती है। अब अगर तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, अगर वेलोसिटी इधर को है तो टेंजेंशियल में, तो एक्सेलरेशन भी सेम ही डायरेक्शन में हो जाएगा जैसे यहाँ पे। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बट होगी टेंजेंशियली, ठीक है, होगी क्या टेंजेंशियली। तो एटी जो होता है वो केवल स्पीड के मैग्नीट्यूड का चेंज होता है, ठीक है, डी ऑफ मॉड वी बाई टी, ठीक है, डी ऑफ मॉड वी बाई टी। तो दो तरह के एक्सेलरेशन है, एक अलोंग द बेसिकली रेडियस है, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। एक पैरेलल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं जो कि अलोंग द टेंजेंट है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी टर्म क्वाइन है, जनरली तो एक पैरेलल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो कम ही बोलते हैं, मैंने बोल दिया शायद से। एनीवेज, तो ए नेट क्या होगा, देखो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बताएगा वो, एक डायरेक्शन को भी काउंट फॉर करेगा, मैग्नीट्यूड को भी काउंट फॉर करेगा, ठीक है। तो ए टी इस डायरेक्शन में, ए सी इस डायरेक्शन में, तो ए नेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सिंस दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, आपको पता है वेक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और एंगल अगर निकालना है, अगर आप एंगल इधर लिखेंगे तो फिर भाई ए सी बाई ए टी बन जाएगा ना, इसको यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दो तो टैन थीटा कितना बन रहा है। अगर आप एंगल ये वाला लेंगे तो इसको इधर शिफ्ट कर देना, तब फिर ए टी बाई ए सी आ जाएगा। तो किसी किताब में ए सी बाई ए टी दिया होता है, किसी किताब में ए टी बाई ए सी दिया होता है, तो वो क्या है, वो अलग अलग एंगल ले रहे होते हैं। या अगर तो टेंजेंट के साथ लोगे, देखो जिसके साथ भी एंगल लोगे ना वो नीचे आएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ एंगल लोगे तो वो नीचे आएगा, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल लोगे तो फिर एसी नीचे आएगा और एटी ऊपर आएगा। सिंपल सा लॉजिक है।
ओके, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है dv/dt, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। फिर जैसे हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 3t, रेडियस हमें दे रखा है 6 मीटर, हमें ए सी ए टी ए नेट निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, वो 6 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ए सी क्या होगा, वी स्क्वायर बार, वेरी सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला। ए टी क्या है, ए टी डी वी अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये रहा 3t, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3, तो 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक्सेलरेशन के यूनिट तो भाई वही रहेंगे ना, ठीक है, ए टी ए सी के यूनिट सेम ही रहेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ए नेट क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो रूट 45 आ गया, ठीक है। फिर एंगल निकालना, तो टैन अल्फा आपके पास ए सी ऊपर रख लीजिए, ए टी नीचे रख ली, तो ए सी ऊपर ए टी नीचे, तो टैन अल्फा आपके पास आ गया 2, अल्फा आ गया टैन इक्वल्स 2, ठीक है, वेरी सिंपल है। अगर मान लो आपको ओमेगा दे रखा है, वी नहीं दिया ना, वी नहीं दिया, ओमेगा दे दिया, तो कोई नहीं, वी आप निकाल लेना यार, वी इक्वल टू आर ओमेगा से तो निकाल सकते हो ना, तो वी निकाल लेना, वो 12t आ गया। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन दोबारा से कर देना, समझ गए, ए सी ए टी ए नेट के लिए वही सारी चीज़ पिछले क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हो, दोबारा से करने की हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मान लीजिए आपको वी दे दिया, इस बार वी कांस्टेंट है ना। अब अगर वी कांस्टेंट है तो आप देखिए मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, तो ए टी नहीं आने वाला भाई, ए टी तो आने नहीं वाला है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है, ए सी वैसे निकल जाएगा, आपको पता ही है, v का स्क्वायर अपॉन 2, तो वो ए सी निकलेगा। ए नेट क्या होगा, ए नेट तो ए सी के बराबर ही होगा, जब ए टी है ही नहीं तो अब क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया ओमेगा जो है वो 2t है, आर आपको दे दिया, कहता आफ्टर व्हाट टाइम ए टी मेक्स 37 डिग्री विद ए नेट, है ना, कितने समय के बाद ए टी का 37 डिग्री बनेगा, कुछ नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको बस टाइम दिया नहीं है, आप मान लो आफ्टर टी टाइम वो एंगल बनता है, तो कुछ नहीं, आराम से टी, वी टी पे टी कितना आ गया 4t ही आ गया ना, v की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई t पे, तो ए सी कितना आ जाएगा 4t का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 8t स्क्वायर। ए टी कितना होगा, ए टी जो है वो तो डिफरेंट डेरिवेटिव लेते हैं ना हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो जब हम डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वी अपॉन डी टी होता, तो वो 4 आ गया। तो ये आपके पास है ए टी, आपके पास 4 है, ये आपके पास 8t स्क्वायर बाय 2 है, टैन अल्फा आपको पता ही है टैन 37 ए सी बाई ए टी, ठीक है, ए सी बाई ए टी मेक्स 37 डिग्री विद ए नेट, है ना, ए टी मेक्स 37 डिग्री विद ए नेट, तो ये वाला एंगल दिया था, ध्यान रखना, अगर इधर वाला दिया होता तो फिर हम उल्टा करके लिख देते इसको, तो ए सी ऊपर आ गया, ए टी आपका नीचे आ गया, 4 कट गया, यहाँ से टी की वैल्यू तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अगली टाइम आए थे अब एंगुलर एक्सलेशन, वो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो वहाँ से एंगुलर एक्सलेशन, देखिए जो अल्फा होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा एवरेज निकालना हो तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी से निकल जाता है, ठीक है। तो आपके पास ए टी की वैल्यू क्या है, ए टी की वैल्यू जो होती है, हम बोल देते हैं ना, आप ये बोल देते हो कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं होता, ये जो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है ना, जैसे देखो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा था, है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा था, लीनियर में था ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा, लीनियर और एंगुलर का हमने रिलेशन बनाया, पैरेलल एनालॉजी देखिए, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा बनाते तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा बना सकते हैं, लेकिन ए कौन सा होगा, वो टी वाला होगा, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला ए टी होना, इसको इसी फॉर्म में आप याद करिएगा। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है, 0 to 2 सेकंड में आपको अल्फा निकालना है या फिर 2 सेकंड के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो जब पहले वाला पूछा 0 से 2 सेकंड में, तो ऑब्वियसली अल्फा एवरेज पूछा, तो डेल्टा ओमेगा, तो 2 पे पहले आप ओमेगा निकाल लीजिए और फिर 0 पे आप ओमेगा निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, और डेल्टा टी तो आपको पता ही 2 है, तो 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और जब आप अल्फा टी इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं, डी ओमेगा बाई डी टी डायरेक्टली कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 60 और ये आ गया 2, तो यहाँ पे 2 डालिए तो आपके पास 14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। वेरी सिंपल चीज़ें हैं। एक छोटा सा नोट है, देखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, पार्टिकल की वेलोसिटी का ना जो स्पीड है ना वो सेम है, कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में आपका पार्टिकल चल रहा है, तो क्या क्या होगा सोचिए, अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही है, सिंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो ए नेट भी कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट भी नहीं है, ऐसा बोल देता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। क्यों सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होने में क्या दिक्कत है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी डायरेक्शन खुद की बदल रही है, तो वो कांस्टेंट कैसे होगा, उसकी डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, नॉन जीरो तो डेफिनेटली होता ही होता है, ठीक है। तो अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन आपका, भाई सिंस वो ए टी बाई आर है, ए टी बोला था ना आर अल्फा,
तो ए टी खुद ही जीरो है तो अल्फा भी जीरो होगा। डी वी बाई डी टी अगर कोई तुमसे पूछे कि डी वी बाई डी टी क्या है, वो आपकी नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी, नेट वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, जिसमें डायरेक्शन भी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन बदली है, इसलिए ए नेट जीरो नहीं हो सकता। मॉडुलस की बात करें अगर, मॉड वी मतलब कि स्पीड की बात हो रही है केवल, तो स्पीड वाला डी वी अपॉन डी टी करेंगे तो उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा जो कि जीरो है। लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की, डी ओमेगा बाई डी टी कोई पूछता है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, वो तो अल्फा है ना भाई, और अल्फा आपका पहले से जीरो, तो डी ओमेगा बाई डी टी भी आपका जीरो रहेगा। ये जो सारी हमने बातें करी हैं वो है काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन की। आप देखिए मेरे को अराउंड 25 मिनट का समय लगा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को आपको एक बार समझाने में, ठीक है। तो आप इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप बड़े स्मूथली कर पाएंगे, मैं भी क्वेश्चन करा दूंगा, बट ये मैं छोटा वीडियो रखना चाहता हूँ। अगले वीडियो में हम डायनेमिक्स देखेंगे सर्कुलर मोशन के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियोज आते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।